बात करने वाले हैं फिर आगे फ्लावर के बारे में कि पुष्पों में जनन किस प्रकार से होता है। यानी अपना जो टॉपिक था वो था पुष्पी पादपों में जनन, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की अपन बात कर रहे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, लैंगिक जनन। तो यहाँ बेटा यहाँ सबसे पहले अपन बात करेंगे नर जननांगों की, नर जननांगों की। और नर जननांगों में अपने यहाँ पे रहेगा पुंकेसर की पूरी संरचना की अगर अपन स्टडी करते हैं तो इस तरीके की संरचना आपको देखने को मिलती है। ये मिलता है पूरा पुंकेसर। पुंकेसर में ये वाला भाग होता है, इसे क्या बोलते हैं, पुतंतु बोलते हैं। और इस वाले भाग को, ठीक है ना, ये इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, योजी, कनेक्टिंग योजी बोलेंगे। और ऊपर वाली संरचना को क्या बोलेंगे, परागकोश, परागकोश कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होती। परागकोश एक द्विपाली संरचना होती है, बाइलोब या डायलोब जिसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये दो क्या है, द्विपालित संरचना होती है, द्विपालित संरचना किसकी है, द्विपाली संरचना परागकोश की। ये दो पालियां बनी हुई है। अगर इन दो पालियों को आप इसका ये ट्रांसफॉर्मेशन टीएस काटते हैं, इसका यानी अनुप्रस्थ काट काटते हैं, अगर अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो आपको ये संरचना आपको इस तरीके से नजर आएगी। ये वाली संरचना इस तरीके से आपको नजर आएगी, ये ऐसे और ये इस तरीके से ऐसे नजर आएगी। ये संरचना, ये द्विपाली संरचना हो गई। यानी एक तो ये पाली है और एक ये पाली है। जैसे इस तरीके से ये कोई संरचना होती है तो इस तरीके से ये दो पालियां हैं, एक और ये दो पालियां हैं। प्रत्येक पाली के अंदर 4 पोस्ट होते हैं, चेंबर जिनको बोल सकते हैं, जैसे 1 और 2, 3 और ये 4। तो इस संरचना को क्या बोलते हैं, टेट्राड स्ट्रक्चर यानी चतुष्कोष्ठीय। यानी परागकोश होता है, परागकोश द्विपालित और चतुष्कोष्ठीय होता है। लिख सकता हूं यहाँ पे कैसा होता है, द्विपालित। एक तो परागकोश होता है वो द्विपालित होता है, द्विपालित, और कैसा होगा, चतुष्कोष्ठीय, चतुष्कोष्ठीय, द्विपालित और चतुष्कोष्ठीय संरचना होती है। किसकी, द्विपालित और चतुष्कोष्ठीय संरचना किसकी होती है, परागकोश की होती है। अब इसमें अपन देखते हैं कि इसके अंदर जो चतुष्कोष्ठीय संरचना होती है उसमें से एक कोष्ठ को अपन देख लेते हैं, बाकी आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इस चतुष्कोष्ठीय संरचना में या बोल सकते हैं परागकोश पर कितनी लेयर्स होती है, 4 भित्तियां या 4 परतें होती है, 3 और 4, 1 2 3 और 4। अपन पहले की बात करेंगे, सबसे बाहर वाली त्वचा को या सबसे बाहर वाली भित्ति को अपन किस नाम से जानते हैं, इस तरीके से होती है, एकल कोशिकीय होती है। उसे क्या बोल सकते हैं, एपिडर्मिस बोल सकते हैं या एक्टोडर्म भी बोल सकते हैं इसको यहाँ पे, या बाह्य त्वचा के नाम से भी जान सकते हैं। ये जो परत होती है कैसी होती है, दर्ड होती है। कैसी होती है, दर्ड होती है, ठीक है ना। या एक्टोडर्म या एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा या बाह्य त्वचा या बाह्य परत, बाह्य परत के नाम से भी इसे जान सकते हैं, या बाह्य आवरण के नाम से भी जान सकते हैं, बाह्य आवरण के नाम से भी इसको जान सकते हैं। ये कैसा होता है, ये दर्ड होती है, एक तो दर्ड, ठीक है ना, एक तो कैसी मिलेगी आपको, दर्ड तरीके की संरचना मिलेगी। बोले तो थोड़ी कठोर, कठोर का मतलब ऐसे मत समझना, मतलब जटिल प्रकृति की, दर्ड या कठोर बोले तो जटिल लिख दो तो और बेटर रहेगा, जटिल तरीके की संरचना होती है। जैसे मान लो सुबह की रोटी शाम को देखते हैं ना, उस तरीके की होती है, जटिल संरचना होती है। प्लस ये एकल कोशिकीय होती है, एकल कोशिकीय संरचना होती है, एकल कोशिकीय संरचना होती है। या एकल कोशिका का दूसरा नाम आप सरल उत्तक रखो तो और बढ़िया लगेगा, सरल उत्तक, सिंपल टिश्यू। क्योंकि आपको पता होगा संरचना के आधार पर जो टिश्यू होते हैं, उत्तक होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 2 प्रकार के। कौन कौन से, सरल उत्तक और जटिल उत्तक। यानी ऐसे उत्तक जो एकल कोशिकीय स्तर के बने होते हैं क्या कहलाते हैं, सरल उत्तक। और ऐसे उत्तक जो एक से अधिक कोशिकीय स्तरों के बने होते हैं क्या कहलाते हैं, जटिल उत्तक। जैसे यहाँ पे मैं बना के बताता हूँ, जैसे मान लो कि ये एक प्रकार का क्या है, सरल उत्तक है, एकल कोशिकीय। और जटिल उत्तकों में इस तरीके से आ जाएगा कॉम्पैक्ट टिश्यू जिनको बोल सकते हैं। ये इस तरीके से एक से अधिक कोशिकीय स्तर वाले क्या हो जाएंगे, जटिल उत्तकों का काम करेंगे। फिर इसके नीचे जस्ट अपन देखते हैं, तो जस्ट इसके नीचे वाली जो परत होती है, जिसको एंडोथीसियम जिसको बोल सकते हैं, या अंतःत्वचा जिसको बोल सकते हैं, या अंतःस्तर जिसको बोल सकते हैं, वो ये वाली परत है, इसको बोल सकते हैं आंतरिक या अंतःस्तर, अंतः परत, ठीक है ना। या तो परत बोल दो, या स्तर बोल दो, या आवरण बोल दो, एक ही बात है यहाँ पे,
ठीक है। तो ये यहाँ पे अंत स्तर परत या आवरण या एंडोथीसियम जो है, इसमें अब देखते हैं कि ये इसकी जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है, कोमल होती है, थोड़ी कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। ठीक है, ये भी सेलुलोज वगैरह की ही बनी होती है, और ये भी क्या होती है, एकल कोशिकीय। यहाँ पे थोड़ा सेलुलोज की परत पाई जाती है, आप लोगों को पता हो तो। यहाँ पे कैस्पेरिन स्ट्रिप अगर आपने सुन रखा है तो सेलुलोज की बनी हुई क्या पाई जाती है, पट्टियां पाई जाती है, सेलुलोज की बनी हुई पट्टियां पाई जाती है। इनका यूज भी है, यूज की भी अपन बात करें यहाँ पे, इन पट्टियों को क्या बोलेंगे, कैस्पेरिन स्ट्रिप यानी कैस्पेरिन पट्टिकाएं। कैस्पेरिन पट्टिकाएं किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और यहाँ पे सेलुलोज की विशेषता क्या होती है, जल अवशोषण की होती है, अवशोषण की होती है। जल अवशोषण का मतलब होता है कि अंदर जितनी भी प्रोसेसिंग परागकण निर्माण के लिए जल चाहिए, तो वो जल क्या होता है, इसी में ही निहित होता है। जैसे आप फल परिपक्व होने के बाद में जैसे ककड़ी फटती है ना, स्पूटन बोलते हैं, मतलब पकने के बाद में कोई फ्रूट होता है वो फटने लग जाता है, उसको क्या बोलेंगे, उसका स्पूटन या प्रस्फुटन जिसको बोल सकते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही देखने को मिलेगा, ये परागकोश होगा, यानी जब परागकणों का निर्माण हो जाता है, पहले परागकण निर्माण, ये पूरा जल वगैरह जो अवशोषित जल है, जो स्टोरेज जल है, या जल संग्रहण, जल अवशोषण, या यूं कह सकते हैं संग्रहण करने का काम, ठीक है ना, संग्रहण करने का काम कौन करती है, कैस्पेरिन स्ट्रिप यानी कैस्पेरिन पट्टिकाएं करती है, जो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, जल अवशोषण और संग्रहण करने का काम करती है। पूरा जल तो परागकणों के निर्माण में क्या जाएगा, काम में आ जाएगा। एट लास्ट से क्या होगा, उसमें खिंचाव होगा, मतलब एक तरीका खिंचाव होगा। तो इन परतों में खिंचाव होने से ये पूरा का पूरा परागकोश क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो अपन यूं भी कह सकते हैं, पहले भाई अंदर से एक तो टेंशन, मतलब अब अंदर से तनाव ज्यादा हो गया, क्योंकि परागकण जब बनेंगे तो भाई स्थान संरचना क्या हो जाएगी, बढ़ने की कोशिश करेगी, यानी फूलने की कोशिश करेगी, क्योंकि अंदर बहुत सारी संरचनाएं निर्मित होती है कोशिका विभाजन का। तो एक तो अंदर का प्रेशर रहेगा, तनाव रहेगा, और ऊपर से यहाँ पे ये फटने के लिए उतारू हो रखी है, क्योंकि इनमें जल का क्या चलेगा, अभाव चलेगा, जिसके कारण क्या होगा, परागकोश फट जाएगा। इस घटना को परागकोश का प्रस्फुटन या स्फुटन के नाम से भी जानते हैं। तो ये कैस्पेरिन पट्टिका होगी। और इसके बाद में अब देखो, चौंकाने वाली बात आपको यहाँ आएगी नजर, थोड़ा सा सुनने में अटपटा भी लगेगा कि ये जो कोशिकाएं जो मैं बना रहा हूं, या ये जो मैं परत बना रहा हूं, ये परत है, ये मध्य स्तर है। इसका कौन सा स्तर है, मध्य स्तर। और ये एकल कोशिकीय नहीं है, ये बहुकोशिकीय स्तर है, मध्य स्तर हमेशा अंत और बाह्य के बीच में होता है। आज तक अपन बायोलॉजी में जैसे एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म की बात करते हैं, ठीक है ना, मतलब कभी भी देख लो, मध्य जो स्तर होता है वो अंत और बाह्य के बीच में होता है। लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात है कि अंत और बाह्य 2 नंबर वाली, 1 नंबर वाली कौन सी है, बाह्य स्तर एक्टोडर्म, दूसरा वाला एंडोथीसियम है, और तीसरी है वो है मिडिल लेयर यानी मध्य परत, ठीक है ना, मध्य जो परत या स्तर बोल सकते हैं इसको, स्तर या जो आवरण है, कितने नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है। तो ये थोड़ा सा एक अटपटा और चौंकाने वाला टर्म्स है यहाँ पे। प्लस ये एक प्रकार की एकल कोशिकीय नहीं है, कैसी है, ये बहुकोशिकीय है, बहुकोशिकीय स्तर है। यहाँ तक की बात समझ में आती है, लेकिन इसके अंदर वाला सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है जिससे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, चाहे कंपटीशन हो चाहे बोर्ड क्लास, सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी से ही पूछे हुए हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, ये दोनों ही आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं इसे, ये इस तरीके से संरचनाएं चारों, ये पूरी की पूरी मतलब राउंडिंग लेयर में रहती है, और ये चौथे स्तर को हिंदी में बोलते हैं पोषवाह, और इंग्लिश शब्द पोषवाह या यूं कह सकते हैं पोषवाह। एक तो था पोषवाह या फिर पोषक स्तर, या पोषक स्तर बोल दो तो और बेटर रहेगा यहाँ पे, पोषक स्तर, क्योंकि पोषवाह से आप कंफ्यूज भी होगा कि पोषक तत्वों का वहन करने वाला, जैसे फ्लोएम के लिए शब्द यूज होता है पोषवाहक, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने इसको लिखा पोषक स्तर या पोषण स्तर, या इसका दूसरा नाम अपन यहाँ पे दें तो क्या लिख सकते हैं, इंग्लिश वाला ध्यान रखना टेपिटम, क्योंकि सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ है टेपिटम क्या कार्य, या टेपिटम का कार्य क्या होता है, कितने नंबर का स्तर है ये,
चौथे नंबर का स्तर है, सबसे अंदर वाला है। भाई हिसाब के अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए ना अंत स्तर, लेकिन अंत स्तर बाह्य स्तर, एक्टोडर्म, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, और चौथा कौन सा है, टेपिटम। बाय एक्टोडर्म, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, और ये क्या है, टेपिटम। तो टेपिटम आप लोगों के लिए पता होना चाहिए। टेपिटम के लिए एक वाक्य और भी यूज होता है, अपनी ही कुलाड़ी और अपनी ही पैर। वो भी अपन देखेंगे कि इसे क्यों मैं बोलता हूं अपनी ही कुलाड़ी अपने ही पैर। देखना होता क्या है कि टेपिटम जो होता है इसे पोषक स्तर इसलिए बोलते हैं कि ये क्या क्या करता है, पोषण प्रदान करता है किसको, पराग कणों को, या यूं बोल सकते हैं पराग कणों को, या पराग कण निर्माण में पोषण प्रदान करता है। राइट लैंग्वेज तो ये जाती है पराग कणों के निर्माण में, ठीक है ना। पोषण कब करता है, जब निर्माण में, या यूं कह सकते हैं जन्म कोशिकाओं, जैसे अपन कहते हैं बच्चे को पोषण प्रदान करता है, तो मतलब बच्चे के निर्माण में पोषण प्रदान करता है। जैसे माँ के पेट में कोई मान लो गर्भस्थ शिशु है, या शिशु का जो निर्माण हो रहा है उस समय अगर वो न्यूट्रिशन लेती है तो शिशु को जैसे पोषण जा रहा है, तो यहाँ पे भी ये क्या जा रहा है कि पोषण जा रहा है किसको, परागकण निर्माण में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन स्तर काम में आ रहा है, और परागकणों को पोषण का भी काम करेगा और परागकण पूरे बना करके छोड़ेगा कौन, टेपिटम। बिना टेपिटम के परागकणों की कल्पना, परागकण तो बन तो जाएंगे लेकिन विकसित परागकण, या यूं कह सकते हैं कि विल डेवलप जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनका क्या चलेगा कि कमी चलने लग जाएगी, अभाव चलने लग जाएगा। तो आप लोग देखें यहाँ पे टेपिटम की अगर बात करें तो अपन यहाँ पे अंदर ही अंदर वाला जो स्तर है या उत्तक है, इस उत्तक को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लघु, ठीक है ना, बीजाणु जन उत्तक, लघु बीजाणु जन उत्तक, ठीक है ना। लघु का मतलब क्या होता है, छोटा, ठीक है ना। माइक्रोस्पोरेंजियल टिश्यू, लघु बीजाणुजन स्पोरेंजियल टिश्यू, माइक्रोस्पोरेंजियल टिश्यू या लघु बीजाणुजन उत्तक, यानी क्या करेगा, लघु बीजाणु का निर्माण करेगा। लघु बीजाणु, एक तो शब्द होता है गुरु बीजाणु, एक होता है लघु बीजाणु। तो गुरु बीजाणु किसके लिए शब्द होता है, माधव के लिए और मादा युग्मक बनाने के लिए, और यहाँ पे लघु बीजाणु शब्द किसके लिए होता है, नर के लिए। आप लोग हमेशा याद रखना कि हमेशा छोटा सा, क्यूट सा, स्मार्ट सा कौन सा होगा, नर गैमेट्स या मेल की बात होगी, और जहां पे मोटा सा, आलसी, अगतिशील होगा वो वहां पे फीमेल गैमेट्स की बात होगी। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को ध्यान में रखना। अगला जो अपना टॉपिक चलेगा वो चलेगा लघु बीजाणुजन उत्तक। आप लोग क्या ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब अपन देखते हैं जो लघु बीजाणुजन उत्तक और टॉपिक भी आता है, लघु बीजाणुजन उत्तक को समझाओ, लघु बीजाणुजन जनन की प्रक्रिया को समझाओ। तो आप लोग डायरेक्ट ही थीम में याद रखें, लघु बीजाणु जनन। और कंपटीशन में यहां से जो क्वेश्चन उठता है वो ये उठता है कि लघु बीजाणु जनन कितनी कोशिकाओं से, यानी यहाँ पे हर एक स्टेप पे कोशिका का नाम रहेगा, कौन सी कोशिका है उसका क्या नाम है, उसकी सूत्र गुणिता, गुणसूत्रों की स्थिति। कंपटीशन वाले बच्चों को क्या क्या ध्यान रखना है, कोशिका का नाम, प्रत्येक स्तर पे उसका नाम चेंज होता है, नाम उसको बनाने के लिए या उसकी कौन सी अवस्था में उसका क्या नाम होता है, या उसकी गुणसूत्रों की संरचना कैसी होती है, या क्रोमोसोम एन होती है या 2n होती है, या फिर उससे आगे कितनी कोशिकाएं बनने वाली होती है, और वो कौन सी प्रक्रिया से बनी होती है, इस पे आप लोगों की पैनी नजर होनी चाहिए। तो लघु बीजाणुजन उत्तक की यहाँ पे 2-3 अवस्थाएं हैं जो मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता रहा हूँ, बता नहीं रहा, ठीक है। कि होता क्या कि यहाँ पे जैसे लघु बीजाणुजन उत्तक, क्योंकि युग्मक निर्माण की आपको पता 3 प्रोसेसिंग होती है। कौन कौन सी होती है, पहले वृद्धि पोषण वाले में, मतलब पहले तो होती है गुणन अवस्था, फिर होती है वृद्धि अवस्था, और तीसरी होती है वो कौन सी होती है, परिपक्वन अवस्था। ये तीनों स्टेज होती है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों में से कोई सा भी मतलब गैमेट फॉर्मेशन करे यानी युग्मक निर्माण करे, ये तीनों की तीनों प्रक्रियाएं चलती है। आपके यहाँ पे जो परिपक्वन अवस्था होती है इसमें वृद्धि प्रावस्था वो वगैरह तो ये डीपली काफी लंबा चौड़ा चल जाएगा, आप लोग कहेंगे तो मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये गुणन वाला और वृद्धि वाला, और या नर युग्मक और मादा युग्मक, जब नर जनन तंत्र मादा जनन तंत्र पढ़ो तो भी यहाँ पे जानने के बाद में इसको जानोगे तो आप लोगों को इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा, और अलग से ये पूरा डिटेल से चलता है और बहुत अच्छा लगता है जब कंप्लीटली पढ़ते हैं।
लेकिन वीडियो को शॉर्ट करने के चक्कर में आपको डायरेक्ट बता देता हूं यहाँ पे कि ये हो गया लघु बीजाणु जन उत्तक, लघु बीजाणु जन उत्तक, ठीक है ना, लघु बीजाणु जन उत्तक। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है ना। वैसे ये परावस्था चल गई है, गुणन अवस्था, गुणन अवस्था में क्या होगा, बहुत सारी क्या करेगा, समसूत्री विभाजन करता है। गुणन परावस्था में क्या करता है, समसूत्री विभाजन करता है। और वर्धी परावस्था में क्या होता है, पोषण ग्रहण करके कोशिकाओं का आकार बढ़ता है। और परिपक्व अवस्था में क्या होता है, परिपक्व अवस्था में अर्धसूत्री विभाजन होता है, प्लस क्या होता है, कायांतरण हो सकता है, ठीक है। तो अर्धसूत्री विभाजन को अपन यहाँ देखने वाले, यानी परिपक्व अवस्था से मैं उठा के बात कर रहा हूँ। यानी लघु बीजाणु जन उत्तक में से बहुत सारी ऐसी कोशिकाएं होती है जो 2n होती है और उनका नाम होता है लघु बीजाणु, ठीक है ना, लघु बीजाणु जन कोशिका। क्या होता है, लघु बीजाणु जन कोशिका। और प्रत्येक कोशिका में, मैं प्रत्येक की बात कर रहा हूं, यहाँ पे देखना, मादा वाले में प्रत्येक में हो या ना हो, लेकिन यहाँ पे प्रत्येक में होना जरूरी होता है लगभग, जनरली प्लांट्स की बात की जाए तो प्रत्येक लघु बीजाणु जन कोशिका में क्या होता है, सामान्यतः अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होगा। और अर्धसूत्री विभाजन से आपको पता होगा कि 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, यहाँ पे 4 कोशिकाओं का, एक और चारों जो कोशिकाएं बनेगी वो भी एक विशेष संरचना में बनती है। जैसे इस तरीके से बन सकती है, अलग अलग संरचना बनती है अलग अलग पादपों में, जैसे 1 2 3 और चौथी इनके क्या रहेगी, पीछे रहेगी। एक सामान्य प्रारूपिक पुष्प जिसका अपन अध्ययन करने वाले उसमें इसी तरीके की संरचना बनती है। ये 4 लघु बीजाणुओं को क्या होता है, निर्माण। ये तो है लघु बीजाणु जन कोशिका और इनका नाम हो जाएगा लघु बीजाणु, ठीक है ना, लघु बीजाणु। या तो लघु बीजाणु कोशिका या लघु, मतलब जन वाला हट जाएगा, जन का मतलब होता है निर्माण करने वाला। ये 2n है और ये अर्धसूत्री विभाजन से ये क्या क्या हो जाएगी, ये n, ये n हो गई, ये n हो गई, ये n हो गई, ये n हो गई। ये अलग अलग आकार के भी हो सकते हैं लघु बीजाणु। कौन कौन से आकार है, जैसे मान लो टी आकार के होने, ठीक है ना, टी आकार के होने तो ये जैसे मान लो ये 1, ये 2 हो गया, 3 और ये 4 हो गए, तो ये कैसे हो गए, टी आकार के हो गए। मैं बता रहा हूं ये चतुष्कीय है, ठीक है ना, ये चतुष्कीय संरचना है। यानी एक इधर है, एक इधर है, एक उसके ऊपर है, एक कहां रखा हुआ है, पीछे रखा हुआ है, या यूं यूं यूं, जैसे ट्रायंगल शेप में एक यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया और एक उनके ऊपर रख दिया। तो ये जो संरचना है, एक इधर, एक इधर, एक उसके ऊपर, एक पीछे, जो डैश डैश करके बनाए ना, ये 4 है। ये जो चारों लघु बीजाणु जब बन जाते हैं अर्धसूत्री विभाजन से, ठीक है ना, ये लघु बीजाणु, इनका नाम लघु बीजाणु ही है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा परिवर्तन शुरू होता है, किसकी वजह से, टेपिटम से। मैंने कहा ना, अपनी कुल्हाड़ी अपने ही पैर। अब पैर कैसे, यानी खुद का निर्माण और खुद का विनाश दोनों ही कौन करता है, टेपिटम। अब टेपिटम का रोल देखना, सबसे पहले टेपिटम से यहां से क्या आता है, केलेज प्रोटीन आती है। कौन सी प्रोटीन, केलेज प्रोटीन आती है। ये केलेज प्रोटीन क्या करती है, ठीक है ना, केलेज प्रोटीन क्या करती है, इन लघु बीजाणुओं को, ठीक है ना, लघु जो बीजाणु है, इन लघु बीजाणुओं को चिपकाने का काम कर रही है, चिपकाने का काम कर रही है। चिपकाने का काम मतलब बोले तो क्या हो गया, इन लघु बीजाणुओं को चिपकाने का काम कर रही है, या यूं कह सकते हैं आपस में जोड़ने का काम। कौन सी प्रोटीन करती है, केलोज प्रोटीन करती है, केलेज प्रोटीन होती है वो करती है। हो गया फर्स्ट काम, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि अगला काम क्या होगा, ये लो दूसरे नंबर पे यहां पे कौन आएगा, दूसरे नंबर पे स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन आएगा। और स्पोरोपोलेनिन की मैं विशेषता बता दूं कि ये अपघटनीय पदार्थ है, अपघटनीय पदार्थ। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो स्पोरोपोलेनिन से पूछा हुआ है, ठीक है ना, स्पोरोपोलेनिन से पूछा हुआ है। यानी इसको नष्ट करने वाला माइका लाल एंजाइम पैदा ही नहीं हुआ। अपघटनीय, नॉन डिग्रेडेबल, इंग्लिश बोले नॉन डिग्रेडेबल, यानी जिसका अपघटन नहीं किया जा सकता। डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि परागकणों पर जीवाश्म के रूप में कौन सा पदार्थ, या खोल के रूप में जो खोल बच जाता है, पूरा परागकण नष्ट हो जाए लेकिन ये वाली संरचना नष्ट नहीं होती और जीवाश्मों के रूप में भी अपन को मिलती है। अपघटनीय, इसका मतलब ये किस रूप में मिलेगा, जीवाश्म के रूप में, ठीक है ना, जीवाश्म के रूप में अपन को, फॉसिल जिनको बोल सकते हैं, बायोफॉसिल या फॉसिल, जीवाश्म जिसको बोलते हैं जीवाश्म। जीवाश्म क्या होते हैं, जीवों के वो अवशेष
जो लंबे समय तक मान लो पृथ्वी में या मतलब जीव तो नष्ट हो गया, लंबे समय से जीव तो नष्ट हो गया, लेकिन उसकी कोई शारीरिक ढांचा या संरचना अगर बढ़ जाती है सजीव की, तो उसको तो क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं, जिसे अपन खोद करके प्राप्त करें या अवशेषी रूप से उसको प्राप्त करें। यानी जीवों के जो शेष भाग जो लंबे समय बाद में प्राप्त होते हैं वो तो अपने लिए क्या कहलाएंगे, यहाँ पे सिंपल भाषा में जीवाश्म कहलाएंगे। और जो अवशेष होते हैं वो निर्जीव चीजों के होते हैं, जैसे मान लो मकान है, कुल्हाड़ी, कोई मतलब ये पंखा है, कोई भी दब गया या दीवारें ये मिल रही है, तो ये क्या कहलाएंगे, अवशेष कहलाएंगे। तो जीवाश्म और अवशेष में भी थोड़ा सा फर्क महसूस कर लें। तो अपघटनीय पदार्थ यानी जीवाश्म के रूप से मिलने वाला यही स्तर होता है। अब ये तो जो अंदर से बना है वो तो पेक्टिन और पेक्टोसेलुलोज वगैरह से बना हुआ है या अंदर वाला, लेकिन ये बाहर वाला ये जो मैं स्तर बना रहा हूं, ये वाला ये स्तर किसका बना हुआ है, किसका बना हुआ है, ये जो बना रहा हूं। पहले तो पेक्टिन की ये केलेज प्रोटीन ने चारों को क्या कर दिया, बांध दिया। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसके ऊपर क्या आ रही है, ये जो स्तर आ रहा है ये किसका आ रहा है, ये आ रहा है स्पोरोपोलिनिन का। और कहीं कहीं स्पोरोपोलिनिन का क्या चलने लग जाता है, अभाव। जैसे मान लो यहाँ पे नहीं है इसके स्पोरोपोलिनिन, जैसे मान लो इसके यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन नहीं है, कहीं कहीं पे स्पोरोपोलिनिन का क्या चलने लग जाता है, अभाव चलने लग जाता है। और बात करेंगे, ये लाइन ध्यान रखना, जहां जहां स्पोरोपोलिनिन का अभाव होता है वहां क्या चलते हैं, जनन छिद्रों का निर्माण होता है। जहां मान लो दीवार नहीं होती वहां क्या होता है, द्वार। भाई दीवार चल रही है और या दीवार नहीं बना, थोड़ी जगह छोड़कर फिर दीवार चलाते हो, वो क्या बच गया बीच में, गेट बच गया ना, मतलब द्वार बच गया। जहां दीवार नहीं है वहां क्या है, द्वार है। तो ऐसी बात का अपन यूज करने वाले हैं। तो एक नंबर पे तो क्या आ गई, केलोज प्रोटीन, दो नंबर पे क्या आ गया, स्पोरोपोलिन। और कहां से आ रही है ये सब, टेपिटम से आ रहे हैं, टेपिटम के ही स्त्राव है, टेपिटम के स्त्राव, यानी टेपिटम द्वारा ही ये यहाँ पे क्या हो रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं। तीन नंबर पे यहाँ पे कौन आएगा, पोलन सेक्स या पोलन किट, ठीक है ना, पोलन सेक्स या पोलन किट, ठीक है ना, पोलन सेक्स या पोलन किट होगा। ये पोलन सेक्स क्या होता है, ये चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है ना, चिपचिपा पदार्थ होता है, रंगीन भी हो सकता है, चिपचिपा पदार्थ होता है जो इसको क्या करता है, चिपका। जैसे मान लो कि जिन परागकणों में कीटों द्वारा परागण होता है, भाई कीटों द्वारा परागण की भी अभी परिभाषा करेंगे, कीटों द्वारा होता है, ये इसको क्या बनाता है, चिपचिपा बनाता है। और चौथे नंबर पे यहाँ पे कितने नंबर हो गए, तीसरे नंबर का पदार्थ आ गया। और चौथे नंबर पे अब अपनी कुल्हाड़ी अपनी पैर, जो केलेज प्रोटीन होते हैं उसको क्या, मतलब केलोज जो प्रोटीन होती है, केलोज जो प्रोटीन होती है उसके लिए केलेजेस, ठीक है ना, केलेजेस जो एंजाइम होता है, एंजाइम इसका स्त्राव होता है, ये क्या कर देता है, ये चौथा पदार्थ है, ये क्या कर देता है, लघु बीजाणुओं को अलग, या यूं कह सकते हैं पराग कणों को अलग करने का काम करता है, अलग करने का काम करता है। तो आप लोगों ने जब तक ये यहाँ पे थे, ये जुड़े हुए थे, ये क्या कहला रहे थे, लघु बीजाणु। पहले लघु बीजाणु से परागकणों का निर्माण, अगर आपसे पूछा जाए ना कि लघु बीजाणु से, देखो दो तीन तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, आंसर एक ही जाता है। लघु बीजाणु से परागकण निर्माण की क्रिया समझाओ, या क्वेश्चन आ जाए टेपिटम का कार्य कैसे होता है वो समझाओ, या परागकणों के निर्माण में टेपिटम की भूमिका बताओ। इस सरकार के क्या आना है, ये पॉइंट्स इनको समझा क्या आना है। टेपिटम का यही कार्य होता है, परागकण, टेपिटम का कार्य यही होता है, इसी तरीके से करती है। दूसरा अगर आपसे पूछा जाए परागकणों के निर्माण में टेपिटम की भूमिका, तो ये आ जाएगा, या लघु बीजाणु से परागकण कैसे बनते हैं, तो ये आ जाएगा। और पीछे का तो आपको ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, यहाँ के आगे की चीजें अलग करनी है। अब ये चारों के चारों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। मैं एक को यहाँ पे इंडिकेशन करके एक बना देता हूँ। जैसे ये वाली अंदर, तो ये क्या हो गई, ये हो गई कोशिका, जो किस स्टेज में है, एन स्टेज में, हैप्लॉइड है। क्यों है हैप्लॉइड, क्योंकि ये अर्धसूत्री विभाजन से बनी है। इसके ऊपर ये जो दर्द आवरण है किसका है, ये दर्द आवरण किसका है, स्पोरोपोलिनिन का। जहां स्पोरोपोलिनिन का अभाव चल रहा है, जैसे मान लो यहाँ स्पोरोपोलिनिन का अभाव बनाया, यहाँ पे क्या बन गया, छिद्र। इस छिद्र को क्या बोल सकते हैं, ये परागकण का छिद्र, तो इसे क्या बोल सकते हैं, पराग छिद्र बोल सकते हैं, पराग पोर बोल सकते हैं। पोर का मतलब छिद्र संपोरी, फिर हमने आपने पढ़ा होगा, पराग पोर बोल सकते हैं, या यहाँ पे जनन छिद्र के नाम से भी इसको अपन बोल सकते हैं, ठीक है ना। या यहाँ पे इनकी संख्या जो होती है वो जनरली 1 से 3 होती है, और 2 है वो क्या है, मोर करेक्ट
आंसर जाएगा इसका। जनरली 2 देखने को मिलती है, 1 से 3 मिल सकती है। और जैसे अलग अलग ऑप्शन में हो कि एक परागकण में पराग छिद्रों की संख्या या जनन छिद्रों की संख्या या परागपोरों की संख्या होगी 1 2 3, तो आप किसको टिक करो, या उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त सभी है तो सभी है, राइट आंसर जाएगा। अब इनमें से एक टिक करना, जैसे पराग छिद्रों की संख्या या पराग पोर की संख्या या जनन छिद्रों की संख्या होती है परागकण में, तो आपसे पूछा जैसे 1 2 3 और उपरोक्त सभी, तो आंसर क्या जाएगा, उपरोक्त सभी। और दूसरा क्वेश्चन आ गया 1 2 3 और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो कोई नहीं तो वो नहीं सकता, तीनों में से एक छाड़ना, तो फिर आप 2 वाले को छाड़ोगे, ठीक है ना। 2 यहाँ पे मोर करेक्ट आंसर जाएगा। इसके ऊपर जैसे पोलन सेक्स या पोलन किट है, तो ये लगा दिया अपन ने पोलन सेक्स या पोलन किट लगा दिया, या चिपचिपा पदार्थ लगा दिया। ये संरचना होती है किसकी, परागकण की। परागकण की संरचना अगर अपन ने बना दी, कितने परागकण बनते हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है ना। एक लघु बीजाणु जन कोशिका या जनन कोशिका, ठीक है ना, या जनन कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन होने से कितने मतलब बनते हैं लघु बीजाणु, 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। और ये चतुष्क में, या लघु बीजाणु चतुष्क भी बोल सकते हैं इसको, चतुष्क, ठीक है ना। लघु बीजाणु माइक्रोस्पोरेंजियल टेट्राड भी इसको लघु बीजाणु चतुष्क भी बोल सकते हैं। ये चारों जो कोशिकाएं होती है। अब इसको अपन देखें यहाँ पे, तो इसका होता है बाह्य जो होती है, इसको तो क्या बोलते हैं, एक्साइन। क्या बोलते हैं, एक्साइन बोल सकते हैं या एक्साइन बोल सकते हैं, एक्साइन या एक्साइन बोल सकते हैं। और ये याद नहीं होता तो इसे क्या बोलते हैं, बाह्य चोल, बाह्य चोल बोल दिया, बाह्य चोल। बाह्य आवरण को क्या बोलते हैं, परागकण के बाह्य आवरण को क्या बोलते हैं, बाह्य चोल। किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, पोलेनिन का बना होता है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पोरोपोलेनिन, कारण क्या है, ये जीवाश्म के रूप में मिल जाएगा, यानी अपघटनीय पदार्थ है, नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल है। माइकाला एंजाइम अभी तक धरती में पैदा ही नहीं हुआ, और पैदा हो भी गया तो अपन को पता नहीं है, अभी तक खोज नहीं हुई है। इसको क्या बोलेंगे, इंटाइन। एक्साइन हो गया, इसको बोलेंगे इंटाइन, ठीक है ना। या क्या बोल देंगे, अंतःचोल बोल देंगे। अंतःचोल किसका बना होता है, जिसकी कोशिका की जो झिल्ली होती है, ये जो बने होते हैं, ठीक है ना, पेक्टोसेलुलोज का, यानी पेक्टिन और सेलुलोज का, यानी पेक्टोसेलुलोज, पेक्टोसेलुलोज का होता है। सेलुलोज जो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेक्टिन की, सेलुलोज की, सेलुलोज से बनी होती है ना, तो मैं शॉर्ट में पेक्टोसेलुलोज भी लिखा सकता है और पेक्टिन और सेलुलोज भी लिखा हुआ आ सकता है। ये तो हो गया बाह्य, और ये कौन सा हो गया, 2 नंबर अंत इंटाइन हो गया। तो ये एक परागकण की क्या होती है, संरचना होती है। परागकण जनरली इस संरचना के बाद में के जो स्टेप होते हैं वो भी लेता है, ठीक है। तो ये परागकण की जो संरचना है, संरचना ये देखने को जनरली सामान्यतः मिल सकती है। इसके आगे का जो स्टेप रहेगा वो भी मैं बनाता हूं। अब क्या होगा, इसमें समसूत्री विभाजन चलेगा 2 बार, युग्मक नहीं, समसूत्री विभाजन चलेगा कितनी बार, 2 बार। मैं बता दूं आपको, ये जो परागकण होता है इसको ही बोलते हैं, इसका जो परागकण का दूसरा नाम है वो है नर युग्मकोद्भिद। ये नर युग्मक नहीं है, कोबड़े में स्केल कर लेना गजवा, यहाँ ये क्या नहीं है, नर युग्मक नहीं है, नर युग्मकोद्भिद है, युग्मकोद्भिद है। आपकी स्टेटस प्रतियोगिता में भी बहुत सारे बच्चों ने इसका जो नर युग्मक का नाम पूछा था, तो नर युग्मक का नाम अलग अलग परागकण ही बताया था, अधिकांश बच्चों ने, ठीक है ना। क्या बताया था, नर पादपों में नर युग्मक का नाम जब भी पूछा जाता है क्या बताते हैं, परागकण बताते हैं। ये सबसे बड़ा कंफ्यूज है, ये नर युग्मकोद्भिद है, यानी मेल गेमिटोफाइट है, मेल गेमिटोफाइट, नर युग्मकोद्भिद है। नर युग्मकोद्भिद का मतलब, नर का मतलब नर, युग्मक प्लस उद्भिद, उद्भिद का मतलब क्या होता है, उसका निर्माण करने वाला, यानी मेल गेमिटोफाइट है, नर युग्मकोद्भिद है। यहाँ पे नर युग्मक नहीं है। कौन नहीं है यहाँ पे नर युग्मक, कौन नहीं है नर युग्मक, परागकण है, पोलन ग्रेन। इंग्लिश में परागकण को क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन बोलते हैं, और नर युग्मकोद्भिद को क्या बोलते हैं, मेल गेमिटोफाइट बोलते हैं। तो ये होता है। अब इसमें समसूत्री विभाजन चलेगा, तो पहला समसूत्री विभाजन होगा, तो इसमें अगर अगुणित कोशिका है, तो अगुणित कोशिका में, बाहर की संरचना नहीं बना रहा हूं मैं, केवल अंदर की संरचना बना रहा हूं। अगुणित कोशिका में या बना ही देता हूं, तो ये इस तरीके से ये बन जाती है। यानी एक तो क्या हो जाती है, छोटी कोशिका बनती है, ठीक है ना। एक तो क्या बनती है, छोटी कोशिका, एक बनती है बड़ी कोशिका, ठीक है ना। एक तो बनेगी छोटी कोशिका और एक क्या बनेगी, बड़ी कोशिका। छोटी कोशिका का ये केंद्रक N हो जाएगा, और ये बड़ी कोशिका का केंद्रक भी क्या हो जाएगा, ये N हो जाएगा। और इसके ऊपर भी कैसा रहेगा, ये वाला, ठीक है ना। ये क्या है,
ये तो अंतःचोल हो गया इसका, और ये क्या होगा बाह्यचोल। ये स्पोरोपोलिन वगैरह जो पहले ही बना चुका हूं मैं स्पोरोपोलिन का, इसके यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं छिद्र कर दूंगा, और ये बाहर क्या लगा दिया हमने पोलन सेक्स लगा दिया। ये रियल परागकण की संरचना है। परागकण की संरचना अधिकांश पादपों में ऐसी होती है। परागकण की जो मुख्य जो संरचना है, मेन संरचना, वो यही होती है। पूछा भी जाता है तो क्वेश्चन का आंसर यहां से देना पड़ता है। इसमें छोटी एक तो कोशिका जी है, छोटी कोशिका, ठीक है ना, छोटी कोशिका, और एक क्या होती है बड़ी कोशिका। यहां से यहां इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। बड़ी कोशिका परागकण में उपस्थित छोटी कोशिका, परागकण में उपस्थित बड़ी कोशिका। जो छोटी कोशिका होती है इसका नाम होता है जर्म सेल या जनन कोशिका, ठीक है ना, जर्म सेल बोल सकते हैं इसको, या यहाँ पे जनन कोशिका, जनन कोशिका बोल सकते हैं। जर्म सेल या जनन कोशिका के नाम से इसको बोलते हैं छोटी कोशिका को। और इसका केंद्रक पूछा गया है, केंद्रक कैसा होता है इसका, बेलनाकार होता है, बेलनाकार होता है। किसका होता है, छोटी कोशिका का केंद्र कैसा मिलेगा, बेलनाकार मिलेगा। जो बड़ी कोशिका रहती है इस बड़ी कोशिका को क्या बोलते हैं, कायिक कोशिका, कायिक कोशिका बोलेंगे। और कायिक कोशिका का दूसरा नाम, कायिक का मतलब क्या होता है वेजिटेटिव, तो इसको वेजिटेटिव सेल भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। इसको जर्म सेल बोला तो इसको वेजिटेटिव सेल भी बोल सकते हैं। कायिक जनन नहीं होता, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वैसे ये कायिक है तो इसके लिए वेजिटेटिव टर्म्स का यूज होगा, कायिक कोशिका यानी वेजिटेटिव सेल। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे अगर आपने देखा तो इसका जो केंद्रक आपको नजर आ रहा है वो कैसा है, बड़ा, यानी केंद्रक कैसा मिलेगा, केंद्रक बड़ा केंद्रक मिलेगा, केंद्रक बड़ा मिलेगा और अनियमित मिलेगा, अनियमित आकार का मिलेगा, अनियमित आकार का मिलेगा। इसका जो केंद्रक है वो बेलना आकार का और कैसा है, छोटा है, यानी छोटी कोशिका का छोटा केंद्रक और वो भी कैसा, बेलन जैसा, और उसको क्या बोलेंगे, जर्म शेल बोलेंगे। याद भी रह जाएगा, छोटी कोशिका जनन कोशिका में जनन करने का काम किसका होता है, मादाओं का, मादा क्या रखती है हाथ में, बेलन, तो ऐसे भी याद रहेगा ये बेलनाकार, ठीक है ना। और दूसरा ये जो बड़ी कोशिका हो जाएगी इसको क्या बोलेंगे, कायिक कोशिका, बड़े लोगों की बड़ी बातें, ठीक है ना। बड़ी कोशिका का बड़ा केंद्रक और बड़ा आदमी अनियमित हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी कर सकता है। तो अनियमित है ये बड़ी कोशिका बड़ा केंद्रक, छोटी कोशिका छोटा केंद्र, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए छोटी कोशिका वाले क्या होती है, जर्म कोशिका क्वेश्चन आया हुआ है। बड़ी कोशिका को क्या बोलते हैं, कायिक कोशिका, नाम पता होना चाहिए बेटा, जनन कोशिका छोटी वाली, बड़ी वाली को कायिक कोशिका या बोल सकते हैं वेजिटेटिव सेल बोल सकते हैं। यहां तक आपको दिक्कत नहीं है। लगभग एक प्रारूपिक पुष्प में परागकण के दौरान, परागण की क्रिया के दौरान परागकण की स्थिति होती है, ये होती है। अब आपने देखा हर स्टेप इसका नाम मतलब है। लघु बीजाणु से, लघु बीजाणु और परागकण में क्या फर्क है, या कुछ महसूस हो रहा है आपको, लघु बीजाणु और परागकण में क्या फर्क होता है, उतना ही फर्क है बेटा जितना एक सामान्य आदमी और क्या होता है दूल्हे या बींद में होता है। एक जर्नल मान लो कि गांव का छोरा दूसरा गांव का बींद, एक जर्नल जो लड़का है वो बेटा क्या है, लड़का ही है, वो लड़का है तो वो लड़का ही है। अगर मान लो उसके सूट बूट शेरवानी सापा ये सब अगर पहना दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा बेटा, बींद बन जाएगा। बींद में और सामान्य लड़के में इतना ही फर्क रहा। हुआ क्या, उसको सजा दजा दिया, उसके ऊपर आवरण चढ़ा दिया, उसकी डेकोरम कर दिया, तो वो क्या बन गया, बींद बन गया। और ऐसे सामान्य लड़का क्या रहता है, सामान्य लड़का ही रहता है। इतना ही फर्क है यहाँ पे। देखो सामान्य तो है तो वो क्या है लघु बीजाणु, लघु बीजाणु पे ये मान लो कि डिगड़ा पूछ रहा है, बोले तो क्या, जैसे क्या बना दिया अपन, उसके ऊपर आवरण लगा दिया, उसके ऊपर मान लो शेवरा वगैरह बोले तो क्या लगा दिए, पोलन सेक्स वगैरह लगा दी, उसके ऊपर स्पोरोपोलिन का ये लगा दिया, ये वगैरह बन गया, और ये पूरा बन करके, और ये छोटा तो क्या विनायक जी हो गए, नहीं हुआ। मतलब इस तरीके से अपन ने पूरा एक डेकोरम कर दिया, तो इसका नाम लघु बीजाणु का नाम बदल करके क्या हो जाता है, परागकण हो जाता है, पोलन ग्रेन हो जाता है। इसको माइक्रोस्पोरेंजियल का जो नाम है, माइक्रोस्पोर जो होते हैं, लघु बीजाणु जो होते हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर होते हैं, लघु बीजाणु जो होते हैं, उनसे जो परागकणों का जो निर्माण होता है, पोलन ग्रेन का जो निर्माण होता है, वो केवल टेपिडम द्वारा इस तरीके से आवरण बनते हैं, इसका क्या हो जाता है निर्माण। ये संरचना आपको लास्ट वाली पता होनी चाहिए। ले लो भाई स्क्रीनशॉट।
हो गया आप लोगों का स्क्रीनशॉट। आप लोग इसी तरीके से ये पूरा लघु बीजाणु जनन तक की कहानी थी। कल की जो कहानी आएगी वहां अपन क्या लेके चलेंगे, मादा जनन का निर्माण, दूल्हा तैयार हो गया, अपनी दुल्हन तैयार करेंगे और उससे जो अगले दिन होगा अपन बारात लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।